फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले थे। तो हेडिंग डालेंगे भैया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं? सॉल्युबिलिटी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी। अच्छा, आप लोग हमें ये बताएंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कोवैलेंट होते हैं या आयनिक होते हैं? कोवैलेंट होते हैं। अब कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट या वाटर में तो डिजॉल्व होते नहीं हैं। और जब सॉल्युबिलिटी कहा जाए और सॉल्वेंट का नाम न बताया जाए तो फिर आप वाटर ही मानते हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आप वाटर ही सॉल्वेंट मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड is covalent, hence does not dissolve in water. Organic compound is covalent, hence does not dissolve in water. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कोवैलेंट होते हैं, इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो जैसा बार बार बता रहे हैं वही लिख लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं इसलिए वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। बट डिजॉल्व if they can form hydrogen bond with water, but dissolve if they can form hydrogen bond with water. तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे लेकिन डिजॉल्व हो जाएंगे अगर वे वाटर के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड के होगा क्या चाहिए? O पर H हो, F पर H हो या फिर N पर H हो। इन तीन आइटम पर अगर हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसको डाले। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सहसंयोजी होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, इसलिए वाटर में डिजॉल्व नहीं होते लेकिन डिजॉल्व हो जाएंगे अगर वे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये एल्कोहल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये वाटर में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसलिए वाटर में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा इस बात पे करने वाले हैं कि अगर हम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर ले लें, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, एमीन ले लिए, एल्कोहल ले लिए, ईथर ले लिए, एल्डिहाइड कीटोन ले लिए, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर ले लिए, तब किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी या सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड related from different homologous series. Solubility of compound related from different homologous series.
तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से जो कंपाउंड रिलेट कर रहे हैं उनकी सॉल्वेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे एसिड RCOOH, फिर एल्कोहल, फिर एमीन, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। एक चीज यहां पर एक शर्त लगाना पड़ेगा, if molecular mass is nearly same, molecular mass is nearly same, if molecular mass is nearly same। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, यहां पर यहां से यहां तक लिख रहे हैं, ईथर तक। यहां पर लिखा गया इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग क्या है, समान है। समान का मतलब लगभग आसपास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक बेटा, यहां पर ध्यान दो, लोअर मेंबर, देखो बेटा, लोअर मेंबर dissolve in water due to hydrogen bonding। लोअर मेंबर dissolve in water due to hydrogen bonding। तो लोअर मेंबर जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों डिजॉल्व होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, यहाँ पर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर लोअर मेंबर, अच्छा लोअर मेंबर किसको मान रहे हो, कहां तक, किसको लोअर मेंबर करो, अप टू 3R4 कार्बन, ब्रैकेट क्या तो लिख सकते हो, अप टू भैया 3R4 कार्बन। तो 3 या 4 कार्बन तक ही डिजॉल्व होंगे, उससे ज्यादा ये डिजॉल्व नहीं होंगे। आगे बढ़े, लोअर मेंबर डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो निम्न अणुभार के या निम्न कार्बन के सदस्य हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर में क्या हो जाएंगे भैया, डिजॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े भैया, चलो देखें, मिटा रहे हैं इसको। अच्छा मिटाने रहे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। यहां पर भैया आप देखेंगे इनका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। इनके मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर अगर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, सबसे ज्यादा डिजॉल्व किसको करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ए के बाद किसका नंबर आ रहा है, एल्कोहल कहाँ पे है, सी के बाद किसका, मतलब एल्कोहल के बाद कीटोन, कीटोन कौन है, बी के बाद किसका नंबर, ए, नहीं ये तो हो चुका है, बी हो गया भैया, ये हो गया। अब देखिएगा, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको चलो, अच्छा यहां पर आपने एक स्टेटमेंट लिखा है कि हम लोग ऐसे मेंबर की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं
जो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड हैं। समझ ना? अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सभी एक ही होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड हों, पहले समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दो। तो जैसे मान लो हम लोग एल्कोहल ले लें, क्या ले लें? एल्कोहल ले लें, एल्कोहल हो गया। यहाँ पर हम एल्कोहल लेके समझा रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं कि केवल एल्कोहल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एल्कोहल में ये जो OH है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये जो R है ये हाइड्रोफोबिक है। ये R क्या है? हाइड्रोफोबिक है। अब आप आगे कुछ समझ गए, मतलब ये वाटर लविंग है, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग, ये वाटर हेटिंग पार्ट है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि अगर वाटर हेटिंग पार्ट की साइज को बढ़ाया जाए तो सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? वाटर हेटिंग पार्ट की साइज को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। सॉल्वेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। मतलब अगर वाटर हेटिंग पार्ट क्या है? कार्बन वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि अगर कार्बन चेन की साइज बढ़ेगी या चेन लेंथ बढ़ेगी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, जिससे सॉल्वेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। लिख लेंगे सेकंड पॉइंट, इफ यहाँ पर इफ different member of same homologous series is taken, if different member of same homologous series, different member of same homologous series is taken, then solubility decreases. Solubility decreases with increase in chain length. With increase in chain length. As size of hydrophobic part increases. तो अगर एक ही होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर ले रहे हैं तो क्या होगा? चेन लेंथ बढ़ने पर साइज क्या हो जाएगा भैया? सॉल्वेबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CH3OH, CH3 CH2OH, ये ध्यान दो, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब ध्यान दो, कार्बन की संख्या बढ़ रही है। कार्बन की संख्या बढ़ने से क्या हो जाएगा? ये कार्बन जो चेन है ये हाइड्रोफोबिक है। कार्बन चेन क्या है? हाइड्रोफोबिक, और OH का हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक तो वही उतना है, लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज क्या है? बढ़ रही है, जिससे सॉल्वेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखने जा रहे हो? सॉल्वेबिलिटी डिक्रीजेज, एरो नीचे मतलब डिक्रीजेज एट, क्यों? साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेज। सॉल्वेबिलिटी घट रही है क्योंकि द्रव विरोधी भाग की साइज बढ़ रही है। द्रव विरोधी भाग की साइज बढ़ रही है। आगे चले बेटा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लोग देखेंगे
इधर देखो, यहाँ पर एक ही सीरीज के डिफरेंट मेंबर थे। अब हम लोग एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर ले रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या किए थे, एक ही सीरीज के डिफरेंट मेंबर लिए थे, और अब हम लोग एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर लेने चल रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है क्या, इफ डिफरेंट आइसोमर ऑफ सेम कंपाउंड इज टेकन, then solubility increases with increase in number of side chain. With increase in number of side chain. एज रीजन क्या बताएंगे, एज सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेस। ध्यान बेटा, हिंदी में आपको समझा दें कि इफ डिफरेंट आइसोमर ऑफ सेम कंपाउंड इज टेकन, यदि एक ही यौगिक के भिन्न आइसोमर लिए गए हैं तो ब्रांच बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो द्रव विरोधी भाग है उसका पृष्ठ क्षेत्र घट जाएगा। ऐसे मतलब सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर एस ए लिखा गया ना, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्र ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेस। तो जो द्रव विरोधी भाग है उसका पृष्ठ क्षेत्र घट जाएगा, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग। यहाँ पर ध्यान दो, इधर देखा जाए तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एग्जाम्पल CH3 CH2 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 OH। यहाँ पर देखो आपने OH लिखा मतलब एल्कोहल है, यहाँ पर NH2 लिख सकते हो, एमीन हो जाएगा। यहाँ पर आप COOH लिख सकते हो, एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस OH को यहाँ से तोड़ के यहाँ पर जोड़ दें OH, और ये हो जाएगा CH3। ये CH3 को तोड़ के यहाँ पे जोड़ दें, ये ध्यान दो, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अभी हाइड्रोफोबिक पार्ट की सरफेस एरिया घट रही है, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखने चल रहे हो कि सरफेस एरिया, भैया सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेस, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो भैया, OH किस कार्बन पे है, जिस कार्बन पे वो एक कार्बन से जुड़ा है, ये दो कार्बन से जुड़ा है, और ये कितने कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन से। तो इसका मतलब ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये क्या है, टर्सरी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी बता रहे हो, टर्सरी की, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम प्राइमरी की। आई सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर ध्यान दो, टर्सरी ज्यादा होगा किससे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। किसके लिए आप लिख रहे हो, ये किसके लिए भैया, एसिड के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, एल्कोहल के लिए। और ये किसके लिए हो जाएगा, एमीन, एमीन के लिए नहीं होगा, ये एसिड के लिए हो जाएगा। और किसके लिए हो जाएगा, एल्कोहल के लिए हो जाएगा। हो गया। यहाँ पर इसके बाद यहाँ ऊपर लिख रहे, देखो क्या, बट
एमीन, बट फॉर एमीन, एमीन में क्या हो जाएगा भैया? हाँ, नॉट एप्लीकेबल, लेकिन क्या होगा फिर? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाएगा। समझ ना? अगर आपसे देखो, अगर एल्कोहल और एसिड के लिए कहा जाए तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा, लेकिन अगर एमीन के लिए कहा जाए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और टर्सरी जो है वाटर इनसॉल्युबल होगा, वाटर इनसॉल्युबल ड्यू टू unable in formation of हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में क्या होगा? अनेबल है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया? डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्या बेटा? वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसको बता दें। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा, अरेंज ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, अरेंज ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। बताओ, यहां पर नंबरिंग करोगे। अच्छा, इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है? यहां पर नंबरिंग करना है, ए बी सी, इसको नंबरिंग करना है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है। भैया यहां पर एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदल दे रहे हैं। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदल दे रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है। भैया बोलो बेटा, पहले में कौन सबसे ज्यादा डिजॉल्व होगा? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, NH2, ध्यान रखो, जहां पर NH2 होगा वो प्राइमरी एमीन होगा, जहां पर NH होगा वो सेकेंडरी एमीन होगा, और अगर N है तो टर्सरी एमीन है। अब बताओ कौन ज्यादा डिजॉल्व होगा? पहला, वैसे देखो नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2। नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 1। नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं, तो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो ये इनसॉल्युबल है, ये दोनों डिजॉल्व होंगे, ज्यादा डिजॉल्व होगा, कम डिजॉल्व होगा, नहीं डिजॉल्व होगा। तो क्या ऑर्डर लिखने जा रहे हो? A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। और यहाँ पर नीचे इधर वाले में भैया देखो, NH2, NH2, NH2 तीनों प्राइमरी एमीन है। ये देखो प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, यहाँ पर तीनों प्राइमरी एमीन है। अब बताओ, हाँ, तो सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक पार्ट का घट रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिजॉल्व कौन होगा? C, फिर B, फिर A। ठीक भैया, इसको मिटा दें।
इसको मिला रहे हैं इधर को। अच्छा अब देखें बेटा इधर ध्यान दो, अभी हम लोग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे थे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो टाइप की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब जो इन बिटवीन कह सकते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में अगर बनता है तो उसको इंटर बोलेंगे, और विद इन बनेगा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा तो उसको कहेंगे इंट्रा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो सॉल्वेबिलिटी को कम कर देगी। ठीक है, पहले हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं। अच्छा एक और चीज देखो बेटा, ये इसको आप क्या कहने जा रहे हो, फिनाल है, इसके पोजीशन आर्थो पोजीशन पर क्या है, ये नोटो ग्रुप है तो इसको आर्थो नाइट्रोफिनाल कहेंगे। ये ध्यान दो, ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी आपका वही फिनाल है लेकिन ये मेटा नाइट्रोफिनाल है भैया, और देखो ये पैरा नाइट्रोफिनाल है, ये क्या है पैरा नाइट्रोफिनाल। तो आप जैसे जैसे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में दूरी बढ़ेगी, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना घटेगी। तो सबसे ज्यादा संभावना कहां पे है, पहले में, सबसे कम कहां पे है, तीसरे वाले में। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज, देखो बेटा ऐसे जाने का मतलब हम लोग इधर चल रहे हैं, एरो ऊपर है मतलब इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच दूरी बढ़ने से चांस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना घटेगी। अच्छा ध्यान दो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, पहले समझ लो, लिखिएगा पहले समझो। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है बेटा, ये सरफेस एरिया को कम कर देता है। पहले तो देखो, जैसे यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो ये ओ इधर OH इधर होता है, नोटो ऐसे दूर दूर फैले होते हैं, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो क्लोज हो गए, अट्रैक्शन हुआ ना, तो क्लोज हो गए। तो क्लोज होने से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो आप खुद समझ सकते हो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वोलाटाइल नेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। वोलाटाइल नेचर का क्या मतलब होता है कि वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। अब अगर दो लिक्विड हैं आपके पास, मान लो एक लिक्विड A है और दूसरा लिक्विड B है, यहाँ पर एक लिक्विड A है और दूसरा B है, तो A का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, B का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो किसका वोलाटाइल नेचर ज्यादा है, A का या B का, 50 वाले का या 80 वाले का, 50 वाले का। 50 वाला मतलब आप कम हीट किए तब भी वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा, बॉयल होने लगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन बी वाले को आपको 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा, तब वो बॉयल करेगा, तब वेपर में कन्वर्ट होगा। तो मतलब वोलाटाइल नेचर ए का ज़्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, उसका वोलाटाइल नेचर क्या है, ज़्यादा है। अब वो इसका मतलब आसानी से वेपर में जा रहा है, तो आसानी से वेपर में जा रहा है तो प्रेशर डेवलप करेगा, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वहाँ पर वेपर वोलाटाइल नेचर और वेपर प्रेशर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर की संभावना घट रही है, इंटर की बढ़ रही है। और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या करता है, सरफेस एरिया घटाता है, बॉइलिंग पॉइंट घटाता है। तो यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं, इधर देखो यहाँ पर लिख रहे हैं। अब दोनों में लिख रहे हैं, एक लिख दे रहे हैं, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग decreases surface area, hence decreases, ध्यान दो, hence decreases boiling point, decreases melting point, decreases viscosity, decreases density, but increases volatile nature and vapor pressure. बताओ क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, En इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भैया, it also decreases solubility and acidic strength. ध्यान दीजिएगा बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या क्या डिक्रीज कर रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज करने से ये प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जा रही है। क्या क्या? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन वोलाटाइल नेचर और वेपर प्रेशर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ये तो सरफेस एरिया डिक्रीज करने से हुआ। बाकी नया पॉइंट क्या है? इट आल्सो डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी एंड डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देगा और क्या डिक्रीज कर देगा? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर, इसी को रिवर्स कर दो तो सरफेस एरिया क्या होगी? बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ जाएगी जिससे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। अब एक क्वेश्चन आपसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ मिटा है इसको, इधर थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, इतने को, बस इतना। देखो भैया, ये क्वेश्चन आपके बुक में बना भी हुआ होगा। Which one of the following has maximum volatile nature? ON phenol, MN phenol, PN phenol. D equal to all या सेम इक्वल टू ऑल? कौन भैया? वोलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका भैया? ऑटो का। चूंकि यहीं पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहीं पे है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? वोलेटाइल नेचर को इंक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। इसको मिटा दें, इधर को मिटा दें भैया, लिखो डायग्राम मिटा दें। भैया which has maximum solubility? ON phenol, B, MN phenol, C, बोलो भैया, PN phenol और D सेम पारा। क्या लिखने जा रहे हो? क्या लिखने जा रहे हो? अब इतना बताने के बाद भी अगर आपको पूछना पड़े, कौन भैया?
पीएन फिनाल। क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देता है, और इंट्रा कहां पे पाया जाएगा? आर्थो में। जहां पर इंट्रा नहीं होगा वहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इंट्रा कहां पे सबसे कम संभावना है? पैरा में। तो पैरा की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। पैरा की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। तो भैया अब इसको मिटा रहे हैं, उसको मिटा रहे हैं। आपको कभी नहीं कहोगे। चलो यहां पर ध्यान दो। अब हम लोग आते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पे आते हैं भैया? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट ये फार कोवैलेंट कंपाउंड, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप आयनिक में अप्लाई मत करिएगा। ये हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? कोवैलेंट कंपाउंड पे। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा तीन चीजों पर। कौन से भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर ना बताया जाए, इंट्रा या इंटर, तो आप इंटर मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? इंटर। इंट्रा नहीं मानोगे, ठीक है। पोलरिटी और वांडर वाल फोर्स, और क्या मानोगे? वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल फोर्स खुद डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर और सरफेस एरिया पर। मॉलिक्यूलर मास कब, सरफेस एरिया कब देखेंगे? इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम। इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, तो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो फिर आप क्या देखोगे? सरफेस एरिया देखोगे। भैया हमारे पास तीन कंपाउंड हैं। एक कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड बी है, तीसरा कंपाउंड सी है। आपको बताया नहीं गया कंपाउंड ए क्या है, कंपाउंड बी क्या है, कंपाउंड सी क्या, बताया नहीं गया। लेकिन इतना मालूम है कंपाउंड ए में हाइड्रोजन बॉन्ड है, कंपाउंड बी में पोलरिटी है, और कंपाउंड सी में क्या है? वान डेर वाल फोर्स है। तो आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या कहेंगे? तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भैया? ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा बताओगे और बी का बॉइलिंग पॉइंट सी से ज्यादा बताओगे। लेकिन कंडीशन वही कि इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है, तो फिर आप ए नियरली इक्वल, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे? पोलरिटी से, और पोलरिटी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे? वान डेर वाल स्ट्रेंथ। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर डाइपोल, डाइपोल पोलरिटी को जो कह रहे हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? वान डेर वाल फोर्स है। ये स्ट्रेंथ का क्रम है। तो जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। अच्छा, सेम चीज देखो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाएगी, सिमेट्री। क्या बढ़ जाएगी? सिमेट्री। और भैया सिमेट्री बढ़ गई, और बाकी सारी चीजें वही, पोलरिटी, और क्या भैया? वान डेर वाल फोर्स। अब वान डेर वाल फोर्स खुद दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो। अब आपके पास चार कंपाउंड हैं, ए बी सी और डी। अब बताओ क्या लिखोगे? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या लिखने जा रहे हो? कुछ नहीं, ए
बी सी डी याद होगा ना, हम ज्यादा परेशान आप लोग नहीं करते, बस क्वेश्चन जो ऐसे देते हैं जो आप कम से बोल दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। यहाँ पर देखो सिमेट्री जो है, सममित जो है पोलैरिटी के ऊपर सुपीरियरिटी गेन कर रही है। कहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट के पास। ठीक है ना, बाकी अपनी कहानी फिर इसको मिटा दें तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक इसके लिए पढ़ रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। अगर कोवैलेंट कंपाउंड, आप ध्यान रखिएगा ये चीज आपको ऑर्गेनिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनऑर्गेनिक में जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर भी एप्लीकेबल होगा, वहां पर भी तो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, H2S H2O ये सब सारी चीजें, तो वहां पर भी आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अब ध्यान दें, अब यहां पर पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड रिलेटेड फ्रॉम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। Boiling point and melting point of compound related from different homologous series. तो ऐसे कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और सेम वही चीज है यहाँ पर RCOOH, यहाँ पर ROH, ये RNH2, यहाँ पर कीटोन, एल्डिहाइड, यहाँ पर ईथर, एल्काइन, सॉरी यहाँ पर RH लिख सकते हो, एल्क्लोराइड, यहाँ पर एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। यहां पर ध्यान दो, क्यों ऐसा ऑर्डर लिख रहे हो, यहां पर लिखोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू पोलैरिटी और ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स। ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। यहां पर शर्त वही, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम। आप लोगों को एक डाउट अगर हो रहा तो उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। अभी जब आप सॉल्वेबिलिटी की बात किए थे तो यहां से लेकर यहां तक हाइड्रोजन बॉन्ड कहे थे, और अब कह रहे हो कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो जब ध्यान दो बेटा, ये जैसे कीटोन है, देखो ये कीटोन है, तो जब वाटर में आप इसको ऐड करेंगे तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। लेकिन क्या वाटर के मतलब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अच्छा सॉल्वेबिलिटी में शायद RH छूट गया था, सॉल्वेबिलिटी में भी यही क्रम लिख लीजिएगा। और RH वाटर इनसॉल्युबल है, ध्यान रखिएगा। सॉल्वेबिलिटी में RH लिख लीजिएगा, क्रम यही कर दीजिएगा, लेकिन कहां पर लिखिएगा, इनसॉल्वेबिलिटी में, मतलब वाटर इनसॉल्युबल है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना है कि ऑल्दो RH इज पोलर येट इट इज वाटर इमिसिबल। यद्यप एल्किल हैलाइड पोलर है, ध्रुवीय है, लेकिन ये वाटर के साथ मिश्रित नहीं होता। आंसर क्या होगा, एज इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक बेटा, तो वाटर इनसॉल्युबल में लिख लीजिएगा, छूट गया था शायद, में लग रहा है। मिटा दें इसको। तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब क्वेश्चन फिर से आपका वही, रिप्रेजेंट, यहां पर रिप्रेजेंट
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग, निम्न के बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताओ। और हमें लगता है कि सभी लोग बता लोगे, अब जानबूझ के ना बताओ तो अलग बात है भैया, बता लोगे? चलो, क्या क्रम होगा? ए बी सी बी, एक होगा। यहाँ पर ध्यान दो, डिवाइड यहाँ पे आ रहा है, एक क्रम हो जाएगा। यहाँ पर भी वही 3 पॉइंट पढ़ने हैं कि अगर डिफरेंट सीरीज से रिलेटेड है, एक ही सीरीज से रिलेटेड है और आइसोमर है, बस वही 3 पॉइंट यहाँ पे बताना है। थोड़ा जल्दी करो, टाइम हो गया, मैं कहीं और जाना है। तो अब ये टॉपिक बीच में छोड़ भी नहीं सकते आपके, नहीं तो कल से फिर हो गया बेटा। इधर तुम क्या करें, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा देखिए बेटा, इधर देखो भैया, अगर हम एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर ले रहे हैं, यहां पर एक डिफरेंट आइसोमर ऑफ सेम कंपाउंड is taken, if different isomer of same compound is taken, then melting point and boiling point decreases with increase in number of side chain. Due to decrease in surface area, due to decrease in surface area. अब इसको बता दो, अगर एक ही यौगिक के भिन्न आइसोमर लिए गए हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच बढ़ने पर घटेगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। If different isomer of same compound is taken, then melting point and boiling point decreases with increase in number of side chain due to decrease in surface area. यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CHOH, CH3 यहाँ पर CH3 ये OH, ये CH3 ये CH3, यहाँ पर ध्यान दो ना बेटा, ये ध्यान दो, ये स्ट्रेट लाइन है, सरफेस एरिया किसकी ज्यादा होगी, स्ट्रेट लाइन की या स्फीयर की, स्ट्रेट लाइन की। ये सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया और कम है, तो सरफेस एरिया घट रही है। अब आप क्या बोलना पसंद करोगे? सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब ध्यान देना भैया, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, फिर 3 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, तो 10 यहां पर ध्यान बेटा, ऑर्डर ऑफ सॉल्वेंटी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये किसके लिए भैया, एल्कोहल के लिए, एसिड के लिए, यमीन के लिए और RX के लिए। किसके लिए? एल्किल हैलाइड। अब लेकिन एक पहले ध्यान से सुन लो, अगर हम लोग ये एल्किल हैलाइड की बात करते हैं बेटा, ध्यान दो, तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं जो चेंज होने वाले हैं। एक तो हैलोजन बदल जाए, R मान लो सेम है, हैलोजन को आप बदलते जाओ, एक बार AFCl Bri कर दो,
ठीक है। दूसरी बार आप हाइड्रोजन सेम रखे हो, एल्किल ग्रुप को बदलते जाओ तो दो चीज बदल सकती है ना। तो यहाँ पर ये जब आप इस चीज को लिख रहे हो मतलब सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसका मतलब एल्किल ग्रुप का नेचर बदल रहा है। क्या बदल रहा है? एल्किल ग्रुप का नेचर बदल रहा है। तो एल्किल ग्रुप का नेचर बदल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाइड्रोजन इज सेम। ऐसा नहीं कि एक बार आप F ले लिए, एक बार Cl ले लिए, एक बार Br ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने Cl लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर I लगा दिया, आप कह रहा है बताओ, नहीं ऐसा नहीं। Cl यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बदल नहीं सकते। ठीक है, ये हो जाएगा। मिटा दें इसको। और यहाँ पर ध्यान देना, एक और पॉइंट आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा। इफ यहीं पे लिख दे रहे हैं। अरे यार सब तो ऐसे हैं, तो उससे कहा लेते ये दिखता नहीं है। इफ क्या लिखें? R is same। इफ R is same तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब हाइड्रोजन आप बदल रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा? Ri, फिर RBr, फिर RCl और फिर क्या हो जाएगा भैया? RF हो जाएगा। ये हो जाएगा RCl मतलब Ri। क्यों Ri सबसे ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पर बिठाते ना इसको। यहाँ पर थर्ड पॉइंट, if different member of same homologous series is taken, अगर एक ही सीरीज के डिफरेंट मेंबर लिए गए हैं, then melting and boiling point increases with increase in chain length, with increase in chain length। ठीक है, as van der Waals force of interaction increases। ठीक है, van der Waals force हर जगह पाया जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप सीधे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक भैया, यहाँ पर ध्यान दो। CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ध्यान देना बेटा, ये यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। रीजन van der Waals फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, चूंकि OH तो सभी में है ना, OH तो सभी में है, तो अब आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ रहा है। van der Waals फोर्स हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया। एज van der Waals फोर्स इंक्रीजेस। बस 2-3 मिनट आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप ज्यादा देर हमें हो रही, लेकिन बीच में इसको छोड़ नहीं सकते। जहां तक है बस 2-4 लाइन के बाद बच रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके, इन केस ऑफ एल्केन एंड भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, in case of alkane and carboxylic acid, melting point of member having even number of carbon is more than member having
odd number of carbon present just before and after to it. Present just before and after to it due to alternation effect. Due to alternation effect. यहाँ पर भैया C6, C7, C5 ये मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है। किसका क्रम है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट का। अल्टरनेशन इफेक्ट कहेंगे, ध्यान देना। इधर देखो सभी लोग, कारण क्या है कि जो इवन नंबर का कार्बन रखते हैं उनके टर्मिनल अपोजिट साइड में होते हैं, तो अपोजिट साइड में होने से इनकी पैकिंग बेटर होती है, और जो आड वाले होते हैं उनके टर्मिनल सेम साइड में होते हैं, तो सेम साइड में होने पर इनकी पैकिंग उतनी बेटर नहीं होती। तो ये टाइटली पैक होंगे और ये टाइटली पैक नहीं होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और नीचे वाले का अच्छा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अब जैसे ये C6 लिख रहे हो तो ऐसा नहीं C9 से ज्यादा होगा। C6 का C9 से ज्यादा नहीं होगा, वो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर टू इट, मतलब इसके तुरंत बाद और तुरंत पहले। तुरंत बाद 7 है और तुरंत पहले क्या है 5, तो उसी से ज्यादा होगा। कोई डाउट है आता है भैया? ये हो गया। और लास्ट लाइन यहाँ पर मिटा दे। यहाँ पर देख लो एक और क्वेश्चन लास्ट में, बस यहाँ पर ध्यान दो। ये पूछा जाता है, ये डाइहेलोबेंजीन है। ये ध्यान देना। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पोलरिटी का बनता है कि पोलरिटी किसकी ज्यादा होगी, तो म्यू आर्थो, म्यू मेटा, म्यू पैरा। ये कैसे बताओगे? ये ध्यान दो एंगल के बेस पे। यहाँ पर ध्यान दो, पोलरिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा जब सेम ग्रुप होंगे। जब सेम ग्रुप है तो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डिफरेंट ग्रुप है तो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये ध्यान दो, थीटा का मतलब ये ऐसे देखो ये, ठीक है, और यहाँ पर थीटा मतलब ये कितना है 180, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर म्यू पैरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू पैरा क्या हो जाएगा भैया 0। और अभी अभी आपने कहा था बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किस पर, पोलरिटी पर। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, पोलरिटी पर। तो पोलरिटी किसकी ज्यादा है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए आर्थो मेटा क्या हो जाएगा पैरा। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सिमेट्री पर, तो किसकी सिमेट्री ज्यादा है, पैरा वाले की। ये टाइटली पैक्ड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पैरा मेटा आर्थो। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाँ हो गया, खत्म हो गया, ठीक बेटा। तो आज की कहानी खत्म। और हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। फिर आगे की चर्चा फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक बेटा। इसको आप कर दो, आप कर देना।